शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के, उनको अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, हो या वॉट रख के सब्जेक्ट का पता करते हैं, या तो एक शब्द होगा या एंड से जुड़े हुए शब्दों का समूह। ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं होता, दो भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, लेकिन जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट और अहम जो टॉपिक है वो ये है, जो हमारा कॉन्सेप्ट वो ये है कि प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। कोई नाउन या प्रोनाउन जो प्रेपोजिशन के बाद रखा हो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ना कि वर्ब का। तो तीन सिद्धांतों को मिलाएंगे, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो कई बार सेंटेंसेस में क्या होता है, हमने देखा कि दो आपके शब्द होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आपके सामने होती हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इस सब्जेक्ट में क्या होता है, बेसिकली मूल रूप से कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर कोई अतिरिक्त जानकारी हमें देनी होती तो हम क्या करते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन से जोड़ के चंद शब्द हम रख देते हैं। अब वो चंद शब्द हम रख देते हैं, वो प्रेडिकेट से पहले आ जाते हैं, वर्ब से पहले आ जाते हैं, तो वो आपके सब्जेक्ट की समझ को कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए किस सिद्धांत का काम करना है, जैसे ये कहते हैं कि भैया अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब एक वचन आएगी, बहुवचन हो तो बहुवचन आएगी, हो या वोट रख के पता कर लीजिए। दूसरा ये आता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन से अन्य शब्द लिंक किए गए हों वो कभी सब्जेक्ट नहीं होते, तो इस सिद्धांत को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट वैसे भी नहीं बन सकता, उसका जगह फिक्स हो गई अपनी। एक जाके आगे प्रोनाउन में नियम आता है कि अगर किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो इसमें इतना सोचने की क्या है, प्रेपोजिशन के बाद आया चूंकि उसका ऑब्जेक्ट ही है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो इस तरीके से ये जो तीन सिद्धांत है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को इतना आसान बना देते हैं, अनइमेजिनेबली आसान बना देते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना आसान हो जाता है। तो याद रखिएगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता, भले ही वो कहीं पर भी रखा हो, भले ही सब्जेक्ट पार्ट में रखा हो, उससे आपके जीवन में बहुत सारी सहूलियत आ जाएंगी। अब हम जब भी किसी भी वर्ब को उसके सब्जेक्ट से मैच करवाएंगे तो हम क्या देखेंगे श्रीमान, उसके जो वर्ब के सब्जेक्ट को अगर हम मैच करवा रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट से, तो हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जहाँ जहाँ वर्ब दिखाई देगी, फाइनाइट वर्ब, वहाँ पे हम उसको डिवाइड कर लेंगे, ऐसे दो स्लैश लगा लेंगे। जैसे वर है, फिर है कुड, ये दो जगह अपने को दो वर्ब दिखाई देनी है। अब वो जो वर है उसका सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। यही तरह के सेंटेंसेस मैंने क्यों लिए, इसी तरीके के सेंटेंसेस मैंने इसलिए लिए क्योंकि आपके जो एसओ में हैं वो इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं डिफरेंट वैरायटी से। तो पहला सेंटेंस है, लॉन्गर और शॉर्टर टाइम्स ऑफ सकिंग फॉर अनफेमिलियर और फेमिलियर साउंड्स वर सीन एज एविडेंस ऑफ लर्निंग, indicating that the babies could differentiate between the sounds heard in utero। यूट्रस की बात हो रही है, यूटेरो बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है लॉन्गर एंड शॉर्टर टाइम्स ऑफ। अब देखिए, जब भी आपको वर्ब से सब्जेक्ट को मैच करना हो तो उससे पहले जो भी प्रेपोजिशंस वगैरह हैं उनको मार्क कर लीजिए। एक प्रेपोजिशन यहाँ पे है, एक प्रेपोजिशन यहाँ पे है, यानी कि ऑफ के बाद जो सकिंग आया है ये इसका ऑब्जेक्ट है, फोर जो आया है, फोर का ऑब्जेक्ट साउंड्स है, फेमिलियर अनफेमिलियर जो है इसके लिए एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा इस ऑफ से पहले कहीं होगा। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होते, यही सिद्धांत है। तो ऑफ के पहले क्या है, नाउन क्या हमारे पास, टाइम्स। चूंकि टाइम्स बहुवचन है इसलिए यहां पे ये वर आया है, साउंड्स की वजह से वर नहीं आया। तो सेंटेंस ऐसा है, लॉन्गर और शॉर्टर टाइम्स वर सीन एज एविडेंस। जो समय है ना, लंबे और छोटे, उनको एविडेंस के तौर पे देखा, टाइम्स को एविडेंस के तौर पे देखा गया है, साउंड्स को नहीं। वो तो किसका ऑब्जेक्ट है, फोर का। तो अब एक चीज और आपके सामने आएगी, जब भी प्रेपोजिशन आपके पास आएगी, प्रेपोजिशन प्लस उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज।
प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज इज ऐसी फ्रेज जो प्रीपोजिशन से लिंक की गई हो, उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो प्रीपोजिशनल जो फ्रेज है आपकी, वो बेसिकली उसमें क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल है प्रीपोजिशनल फ्रेज को समझना। हमने अभी देखा कि जो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसके लिए एक छोटा सा सिद्धांत हम देख लेते हैं। प्रीपोजिशन अगर है तो मान लीजिए उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे कोई नाउन आया है, तो नाउन में जोड़ने वाला कोई शब्द एडजेक्टिव भी आ सकता है, और जहाँ एडजेक्टिव आता है वहाँ पे एडवर्ब भी आ सकती है। और अगर मान लीजिए ये एक वचन या स्पेसिफाइड नाउन है तो उससे पहले कोई आर्टिकल भी आ सकता है। जो आर्टिकल क्या होगा, ए, एन या दी भी हो सकता है आपका। तो किसी भी प्रीपोजिशन से पहले क्या हो सकता है, प्रीपोजिशन के साथ अकेला नाउन हो सकता है, अकेला नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, और आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है। ये 4 ऑप्शन संभावित हैं किसी भी प्रीपोजिशन के बाद। तो इसी तरीके से जब हम वापस पिछले पार्ट पर जाते हैं, पिछले पार्ट पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि आपका जो यहाँ पे जो नाउन आया है उससे पहले 2 एडजेक्टिव हैं, लॉन्गर और शॉर्टर। ऑफ के बाद आईएनजी आया है। ऑफ के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे आईएनजी का शब्द मतलब वो जेरेंड है, हमने पढ़ा था। जेरेंड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे साउंड्स है। साउंड्स हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन क्या है, फेमिलियर और अनफेमिलियर, ये इसके अर्थ में कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, सीन मेन वर्ब है। एज एविडेंस, अब देखिए एज फिर प्रीपोजिशन आ गई, एज का ऑब्जेक्ट एविडेंस है, ऑफ का ऑब्जेक्ट लर्निंग इंडिकेटिंग दैट, और यहाँ पे एक पार्ट खत्म होता है इंडिकेटिंग दैट, ये दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ से। कुड का ऑब्जेक्ट क्या है, कौन है जो डिफ्रेंशिएट कर पाया, बेबीज, तो इसका ऑब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है वो बेबीज है। तो इस तरीके से जितनी भी वर्ब होंगी उसके हमें सब्जेक्ट से लिंक करना है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। 15 या 20 बार जब ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रिपीट होगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप भी अब सेंटेंसेज उठा के उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आए, वीडियो को दूसरी बार देख सकते हैं। द इनएविटेबिलिटी ऑफ मिस्टेक हाउएवर कैनॉट बी ए ग्राउंड, पहला जो वर्ब आया है आपका है कैनॉट। टू abolish a death penalty more than the risk of having a fatal wreak should make automobile legal, should एक हमारी वर्ब आई है। तो क्या ऐसी चीज है जो ग्राउंड नहीं हो सकती एबॉलिश करने के लिए डेथ पेनल्टी को? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गई, तो प्रीपोजिशन का तो मिस्टेक ऑब्जेक्ट है, तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। हाउएवर यहाँ पे हालांकि बीच में अलग से प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका जो ऑफ के पहले एक नाउन आया है इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी होती है किसी चीज़ का असंभावी या किसी चीज़ जिसको टाला नहीं जा सके, उसको इनएविटेबिलिटी कहते हैं। तो इनएविटेबिलिटी जो है वो गलती की इनएविटेबिलिटी, वो ग्राउंड नहीं हो सकती। तो द इनएविटेबिलिटी जो है हमारा सब्जेक्ट है, कैन नॉट बी अ ग्राउंड। और रिस्क ऑफ हैविंग फेटल रीक शुड मेक ऑटोमोबाइल, क्या चीज़ है जो ऑटोमोबाइल को रिस्क को बना दे, और यहाँ पे फिर ऑफ आ गया। ऑफ का ऑब्जेक्ट रीक है, ऑफ का ऑब्जेक्ट हैविंग है, हैविंग का ऑब्जेक्ट रीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आए शब्दों का तो कोई रोल ही नहीं है सब्जेक्ट में, तो ये है मोर देन। अब मोर देन यहाँ पे देन कनेक्ट है, तो द रिस्क क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। रिस्क शुड मेक ऑटोमोबाइल इलीगल। तो इस तरीके से आपको देखना होता है कि कई बार ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं जहाँ पे कनेक्टिव आ जाता है बीच में, जैसे देन के बाद अलग से स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। अगला जो स्टेटमेंट है वो बहुत सिंपल है, अगर आप उसको देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। डिपेंडेंस ऑन द पास्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एग्रेवेट्स द मीनिया। एग्रेवेट्स, ऐसे ईएस लगा है। एग्रेवेट का अर्थ होता है बच्चों बढ़ा देना और ख़राब कर देना। एग्रेवेट्स द मीनिया। अब एग्रेवेट्स का सब्जेक्ट क्या चीज़ है जो एग्रेवेट करती है पागलपन को, मीनिया को? तो वहाँ पे अब देखिए टू, एक हमारे पास प्रीपोजिशन है, ऑन
एक प्रीपोजिशन है। ऑन दी पास्ट ये इसका ऑब्जेक्ट है, टू का ऑब्जेक्ट फ्यूचर है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो डिपेंडेंस है ये हमारा सब्जेक्ट है। डिपेंडेंस एग्रेवेट्स द मीनिंग। अब वो डिपेंडेंस किस चीज़ पे है वो आगे इसके में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। ये आपका एक पार्ट हुआ जो आपको बात समझने जैसी है। इसमें अगला, फॉर ए गवर्नमेंट टू ऑथराइज द रिलीज ऑफ सच पोटेंशियली पोलराइजिंग डेटा randomly without taking any institutional responsibility is highly questionable। अब हमारे पास वर्ब आई है यहाँ जाके, तो कई बार आपके सामने परिस्थिति ये होगी पूरे सेंटेंस में आगे जाके एंड में कोई आपको वर्ब दिखाई देगी और उसका सब्जेक्ट कहीं बिगिनिंग में पड़ा होगा। अब रिवर्स चलते हैं, विदाउट एक प्रीपोजिशन आई है हमारे पास, फिर हमारे पास प्रीपोजिशन आई है ऑफ, फिर आई है टू, एक यहाँ पे फॉर। तो कई बार क्या होता है आपको ये ध्यान देना होता है, इस तरह के सेंटेंसेस जो प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं वो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, वो कहीं और का पार्ट होते हैं, उनके बाद कोमा लगना चाहिए। अब आया है आपके सामने बात आती है, यहाँ से स्टेटमेंट शुरू होता है, टू अथोराइज इज हाईली क्वेश्चनेबल। ये जो अथॉरिटी दी गई है तो यहाँ पे हमारा अथोराइज व्हाट, द रिलीज, तो ये तो नॉन फाइनाइट का ऑब्जेक्ट है, इस अथोराइज का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो नॉन फाइनाइट होता है ना प्रीपोजिशन और ये सॉरी आपके जेरेंड और इन्फिनिटिव, इनका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि ये वर्ब हैं, वर्ब से ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है टू अथोराइज, इन्फिनिटिव आपका सब्जेक्ट है, इसका आपका वर्ब से है टू अथोराइज इज हाईली क्वेश्चनेबल। ये जो परमिशन दी है ये सवालिया निशान खड़ी करती है। सरकार के लिए परमिशन देना किस चीज़ की, रिलीज की, किस चीज़ का रिलीज, ऑफ सच पोटेंशियली पोलराइजिंग डेटा, जो बांटने वाला ध्रुवीकरण करने वाले आंकड़े हैं, ऑलमोस्ट रेंडमली, ऐसे ही विदाउट टेकिंग एनी इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना कोई आपकी क्या है जिम्मेदारी लिए। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का अर्थ होता है संस्थागत जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए इज़ हाईली क्वेश्चनेबल। तो किस चीज़ पे सवाल निशान है, अथोराइज करने पे। डेटा का इस टाइम क्यों अथोराइज किया, तो इस तरीके से आपका ये सब्जेक्ट है। अगला जो पार्ट है इसका वो है आपका, इसमें अगला जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ, फिफ्थ है। फिफ्थ को जब आप ध्यान से देखते हैं तो फिफ्थ को जब आप पढ़ते हैं, डेटा ऑन पॉपुलेशन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज इन अ कंट्री ऑफ इंडियाज साइज एंड डाइवर्सिटी कैन बी स्पेशली सेंसिटिव with deep long-term implications for communal harmony and political stability। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि can be is verb। तो इससे पहले रिवर्स चलते हैं, तो रिवर्स चलते हैं तो and एक कनेक्टिव आया है, उससे पहले of एक प्रीपोजिशन है, फिर in एक प्रीपोजिशन है, by एक प्रीपोजिशन है, on एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कम्युनिटीज़ है, रिलीजियस तो एडजेक्टिव है इसके लिए, इन अ कंट्री नाउन है, ऑफ इंडियाज साइज एंड डाइवर्सिटी कैन बी स्पेशली सेंसिटिव। क्या चीज़ है जो संवेदनशील हो सकती है, आंकड़े। क्या है, आंकड़े। तो इस तरीके से जब भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चन आपको देखना हो, कॉमन एरर तलाश कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को मिला लीजिए, ये पहला सिद्धांत होता है। इसमें चूंकि कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंसेज हैं जो सिंपल सेंटेंसेज हैं, हमने ले रखे हैं, दिखाई देने में बड़े सेंटेंसेज हैं, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंसेज की बात करनी हो तो हमारा काम ही क्या है, हम तो वैसे ही सेंटेंसेज देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे एक वर्ब आई है इज़, जो टेंस का निर्माण करती है, वो वर्ब होती है, हमें पता है डेफिनेशन से। एक फिर यहाँ पे आई है विल। अब वर्किंग फॉर लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर फैमिली इज एसेंशियल, तो यहाँ पे एक आपका फॉर हम देखते हैं प्रीपोजिशन है, तो फॉर किसके लिए, लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर होम, फैमिली, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो आपके
फॉर ए लिविंग एंड जिम जो है आपकी देखभाल है परिवार की। अब ये तो फॉर के ऑब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए दो ऑब्जेक्ट भी एंड से जुड़े हुए कई हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्किंग है, वर्किंग सब्जेक्ट है, इसलिए वर्किंग इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज एंड फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। फिर यहाँ पे एक एंड कंजंक्शन आ जाता है और उसके बाद ऑल दिस विल ब्रिंग जॉय। व्हाट विल ब्रिंग जॉय? ऑल दिस, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिनोनिमस है ऑलमोस्ट। दिस विल ब्रिंग जॉय, ऑल क्या है यहाँ पे क्वालिफायर है। दिस विल ब्रिंग जॉय, दिस विल ब्रिंग यू जॉय, ये आपके लिए आनंद लेके आएगा। तो इसका तो पास में रखा हुआ है सब्जेक्ट, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगला जो पार्ट है, बट द वांटन डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स विल कंटिन्यू। विल आपका यहाँ पे आ गया वर्ब। एज लॉन्ग एज द ग्लोबल कम्युनिटी कंटिन्यूज, एक कंटिन्यूज आ गया, एज लॉन्ग एज बीच में फिर कनेक्टिव आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास दो वर्ब हैं, दोनों के सब्जेक्ट हमें देखने हैं। अच्छा, वर्ब के बारे में तो आपको पता ही है नॉर्मली। एक काम करें, जब मैं वर्ब पढ़ा दूँ या टेंसेज पढ़ा तो ये पुनः एक बार ये एक्सरसाइज करके देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा समझ में आएगी उसके बाद। फिर अभी भी एक बार तो करनी है हमें। तो यहाँ पे विल कंटिन्यू, तो व्हाट विल कंटिन्यू? डिस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ तो ऑफ आ गया, तो ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड कल्चरल मॉन्यूमेंट्स। साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स इसके ऑब्जेक्ट हैं, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए और मॉन्यूमेंट्स के लिए एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पे हमें देखना होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे बट से एक सेंटेंस शुरू हुआ है, बट वांटन यहाँ पे एडजेक्टिव है डिस्ट्रक्शन का। डिस्ट्रक्शन हमारा क्या है? नाउन है। द डिस्ट्रक्शन विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ग्लोबल कम्युनिटी कंटिन्यूज टू एक्सप्रेस शॉक। कौन एक्सप्रेस कर रहा है शॉक? कम्युनिटी। और कौन सी कम्युनिटी? ग्लोबल कम्युनिटी। ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ तो खैर सेंटेंस यहीं से शुरू हो रहा है, तो आर्टिकल के बीच में, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, द कम्युनिटी के लिए है, बीच में एडजेक्टिव फंसा हुआ है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है ये हमारा सब्जेक्ट है। तो कम्युनिटी कंटिन्यूज टू एक्सप्रेस शॉक, शॉक एंड आउटरेज ईच टाइम इट हैपन्स। तो हैपन्स का सब्जेक्ट कौन है? ईच टाइम इट हैपन्स, इट हैपन्स। तो ये आपका इसका वर्ब का सब्जेक्ट है। अगला, बट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द राइट वुड इंडिकेट दैट सर्च इंजन कुड एडजुडिकेट, कुड, दैट यहां पे कंजंक्शन आ गया। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूट्स एक शब्द आ गया। तो WH वर्ड भी कई बार सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो ये हम जब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखिए आप, ऑफ जो है यहाँ पे व्हाट वुड इंडिकेट। अब जब रिवर्स जाते हैं तो एक प्रीपोजिशन यहाँ है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा। द एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होती है स्वीकारोक्ति, वुड इंडिकेट, मान लेना किसी चीज को, दैट सर्च इंजिन्स कुड एडजुडिकेट, सर्च इंजिन्स, इंजिन्स कुड एडजुडिकेट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स। तो व्हाट इसका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूट्स का। व्हाट क्या होता है? प्रोनाउन के तौर पे जब आता है तो सब्जेक्ट भी बन जाता है। व्हाट वैसे WH वर्ड के तौर पे क्वेश्चन पूछने के भी काम में आता है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा खेल है, एक वर्ड कई मल्टीपल तरीके से काम में आता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बट अ नुएंस्ड कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस राइट विल गेट ऑफ। तो विल यहाँ पे हमारा है, will only get off the ground after a comprehensive right to privacy is established। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ब हैं, तो इस वर्ब से अपन रिवर्स चलते हैं। तो अबाउट एक प्रीपोजिशन आ गई। अब अबाउट का ऑब्जेक्ट राइट है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, बट यहाँ पे कंजंक्शन है। नुएंस्ड कॉन्वर्सेशन,
कॉन्वर्सेशन विल ओनली गेट ऑफ। गेट ऑफ द ग्राउंड का मतलब होता है शुरुआत होना। तो यहाँ पे किस चीज़ का शुरुआत होगा? नुएंस्ड कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पे नुएंस कॉन्वर्सेशन, हमारा नुएंस जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। विल गेट ऑफ, यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है वो कॉन्वर्सेशन है। और यहाँ पे व्हाट इज एस्टेब्लिश्ड, राइट इज एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि यहाँ पे वापस चलते हैं तो टू तो प्रीपोजिशन, टू का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नाउन हमारे पास एक ही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर एक एडजेक्टिव के तौर, सॉरी कंजंक्शन के तौर पे आया है। आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, आफ्टर प्रीपोजिशन भी होता है, ध्यान रखिएगा। आफ्टर के बाद अगर ऐसा स्टेटमेंट आए जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों हो तो वो कंजंक्शन होगा। तो ये कुछ आगे की चीज़ें हैं। एम्बर्स ऑफ पोस्ट सेक्रेटेरियन वर्ल्ड आर नॉट हार्ड टू फाइंड अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो आर हमारा क्या है? यहाँ पे वर्ब है। व्हाट आर नॉट हार्ड टू फाइंड अक्रॉस वेस्ट एशिया, इसको देखना है। तो यहाँ पे उल्टा चलते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ पोस्ट सेक्रेटेरियन वर्ल्ड है, ऑफ का ऑब्जेक्ट वर्ल्ड है तो वो होगा नहीं, सब्जेक्ट हमारा एम्बर्स। एम्बर्स क्या होता है? बेसिकली एम्बर्स राख में दफन जो अंगारे होते हैं उनको एम्बर्स कहा जाता है। राख में दफन हुए हुए अंगारों को हम क्या कहते हैं? एम्बर्स कहते हैं। तो एम्बर्स ऑफ पोस्ट सेक्रेटेरियन वर्ल्ड, जो सांप्रदायिकता के बाद की दुनिया है, वो पूरे वेस्ट एशिया में उनको ढूंढना मुश्किल नहीं है, हर जगह मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे अगला है आपको, यहाँ पे द फेलियर ऑफ दोहा कॉन्फ्रेंस इज अ ग्रेट डील अबाउट द डिक्लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ कतर इन द रीजन। तो यहाँ पे सेज क्या है? हमारा जो है बेसिकली सेज है, बेसिकली वर्ब है। तो इससे उल्टा चलते हैं तो ऑफ का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉन्फ्रेंस नहीं है। द फेलियर सेज अ ग्रेट डील, से अ ग्रेट डील का मतलब होता है काफ़ी कुछ कहना। अबाउट द डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होता है। ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब सत्ता का। ऑफ कतर, कतर में, इस रीजन में। उसके बाद है मच द सेम काइंड ऑफ सेक्रेटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड, वॉज क्रिएटेड इन इराक ड्यूरिंग द यूएस ऑक्यूपेशन। सो ऑफ का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मच द सेम काइंड, काइंड का मतलब होता है टाइप, टाइप कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट है मच द सेम, द सेम के एडजेक्टिव होता है, मॉडिफायर होता है, और मच इसमें द सेम में जोड़ रहा है, ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से अब जब भी कोई नाउन होगी तो उससे पहले कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई एडवर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका काइंड जो है बेसिकली आपका सब्जेक्ट है। काइंड वॉज क्रिएटेड, टाइप वॉज क्रिएटेड, तो यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है। अगला जो आपका स्टेटमेंट है उसको अगर हम देखें तो बड़ा आसान हो जाता है। 13th, 12 हम पहले कर चुके हैं। राइट, तो 13 पे चलते हैं। देखिए 13th को अगर आप देखते हैं, अ वास्ट स्वैथ ऑफ इंडिया इज स्टिल अनबैंक्ड is without access to basic banking services. What is unbanked? क्या है ऐसी चीज जहां पे बैंकिंग सर्विस अभी भी नहीं है? तो ऑफ तो क्या है? बेसिकली ऑफ का ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होगा। सो स्वैथ होता है मतलब विस्तार या इलाका जो है। वास्ट का मतलब इसका एडजेक्टिव है, बहुत ही विशाल का है जो इलाका ऐसा है जो अनबैंक्ड है। The sheer number of people escaping from disturbed region to Europe is massive, is verb है, and pushing them back to their homeland will only aggravate the situation. यहाँ पे एक will है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमारे पास है, दो वर्ब है, इसका मतलब दो स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे what is massive क्या चीज़ है? आप देखिए यहाँ पे उल्टा चलते हैं, यूरोप मैसिव, यूरोप की बात नहीं है, यूरोप हो सकता है मैसिव, नो डाउट इन, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे नहीं है। फ्रॉम फिर ऑफ, तो देखिए प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होते, तो वी हैव टू लुक एल्सवेयर, कहीं और देखना होगा। तो हम ये देखते हैं द नंबर इज मैसिव। फिर ग्रामर में रूल भी आता है, द नंबर क्या होता है? प्रकृति से एक वचन होता है, ए नंबर बहुवचन होता है। चूंकि एक वचन है द नंबर, तो द नंबर एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या है? इज मैसिव। एंड के बाद दूसरा है
पुशिंग देम बैक टू द होमलैंड विल ओनली एग्रेवेट। अब देखिए यहाँ पे टू देम, पुशिंग का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं होता, वैसे भी देम ऑब्जेक्ट होता है। तो एंड पुशिंग देम बैक, सो है पुश, पुशिंग जेरेंड है, जेरेंड आईएनजी वाला शब्द जो नाउन की जगह है। पुशिंग विल एग्रेवेट, उनको धकेलना जो है ना वो परिस्थिति को और बिगाड़ेगा। तो पुशिंग जो है बेसिकली क्या है, ये आपका जेरेंड है। उसके बाद है कंट्रीज हुज लॉज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन एंड डू नॉट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी सफर इकोनॉमिकली। ओके, अब यहां पे हुज लॉज, अब देखिए यहां पे हुज लॉज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन एंड डू नॉट प्रमोट, यहां पे डू नॉट आ गया, जेंडर इक्वालिटी सफर इकोनॉमिकली। अच्छा जी इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार सब्जेक्ट पार्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन से पूरा वक्तव्य जोड़ देते हैं, तो उसके लिए क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हुज लॉज क्या है, हुज लॉज जो है बीच में, हुज लॉज बीच में इन्होंने डाल दिया, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन, जिनके लॉज डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे लॉज है एंड डू नॉट है, तो लॉज हैं डिस्क्रिमिनेट करते हैं और कानून हैं जो प्रमोट नहीं करते हैं जेंडर इक्वालिटी, सफ़र इकोनॉमिकली, सफ़र करते हैं इकोनॉमिकली। कौन सफ़र करते हैं, कंट्रीज़। कौन करते हैं सरकार, कंट्रीज़। तो इस तरह के स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये इस तरह के स्टेटमेंट में आपको दोबारा इसको थोड़ा सा आप एक बार अगर नहीं समझ में आए तो बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का सेंटेंस है, तो निराश नहीं होना। ये सेंटेंस हम प्रोनाउन में जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तो सेम टाइप का सेंटेंस में लिख के आपको बता दूंगा। देखिए वो जो सेंटेंस आया था वो इस टाइप का सेंटेंस है। अगला है द लिंक बिटवीन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वली इज स्ट्रॉन्ग। देखिए इज हमारी एक वर्ब है, तो यहाँ पे देखिए बिटवीन एंड जो है, यहाँ पे बिटवीन क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। तो बिटवीन के बाद जो भी कुछ आया है एंड से जुड़ के वो इसके ऑब्जेक्ट है। बिटवीन द फाइट अगेंस्ट, अगेन प्रीपोजिशन है, तो बिटवीन द फाइट एंड इक्वालिटी, पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वालिटी। अगेंस्ट के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। तो इस तरीके से बिटवीन द फाइट और फिर अगेन इसके दो प्रीपोजिशन के साथ दो ऑब्जेक्ट और आ गए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये वाला पार्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग, द लिंक इज स्ट्रॉन्ग। जो लिंक है, जो जुड़ाव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगला हमारा जो है, हिस्टोरिकली सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म हैव डन वायलेंस टू ईच अदर एज वेल एज टू पीपल ऑफ अदर फेथ्स। तो यहाँ पे हैव डन, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, किसने, ऑफ का ऑब्जेक्ट कौन है, हिंदुइज्म। ये तो वैसे भी एक वचन है, तो सेक्ट्स ने एक दूसरे के साथ वायलेंस किए, तो इसका जो सब्जेक्ट है हैव का वो सेक्ट्स है। उसके बाद अगला है आपका द ओरिजिन्स ऑफ दिस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस आर वेरिड फ्रॉम। अब देखिए आर आ गया, from the emotional purpose, ceremonial purpose of owning territory and defending communities to ritual violence and cannibalism। को एक वर्ब आई हमारे पास, यानी एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या आया है, the origins of this traditional practice। तो origins of क्या है, इसके बाद practice है, of का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे this practice, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इसके दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन चूंकि ऑफ का नाउन होने की वजह से, ऑफ का ऑब्जेक्ट होने की वजह से प्रैक्टिस हमारा सब्जेक्ट नहीं, वैसे भी वर्ब हमारी आर है। तो द ओरिजिन्स, उत्पत्तियां जो हैं वो हमारी क्या हैं, आर वेरिड फ्रॉम। तो इस तरीके से उत्पत्तियों का जो वर्ब है वो आर है, या आर का जो सब्जेक्ट है वो ओरिजिन्स है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसको आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एक बार पुनः अगर देखना चाहें, ओरिजिन से। अगला 19, कन्वेंशनल रिसोर्सेज लाइक मैप्स एंड लाइब्रेरीज रिसीव नो अटेंशन एनीमोर। रिसीव वर्ब है।
ओके, कौन है जो रिसीव नहीं करते? रिसोर्सेज, क्योंकि लाइक तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मैप्स एंड लाइब्रेरीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। रिसोर्सेज रिसीव नो अटेंशन, तो रिसीव का जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन है? रिसोर्सेज है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो पार्ट है उस पे टीचर्स एंड एजुकेशनल थियोरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन काउंसलिंग कॉशन। अब देखिए हैव, अब यहां से वापस ओवर द वर्ल्ड, थियोरिस्ट, एजुकेशनल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे आप ऑल ओवर क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, द वर्ल्ड उसके आगे आया है। तो कौन है जो काउंसलिंग क्वेश्चन चेतावनी दे रहे थे? टीचर्स एंड थियोरिस्ट्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, मैंने कहा था एंड से जुड़े हुए शब्दों का समूह भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये एंड से जुड़ा हुआ, एजुकेशनल तो खैर एडजेक्टिव है, लेकिन जो टीचर्स हैं, थियोरिस्ट्स हैं, ये दोनों के दोनों हैव बीन काउंसलिंग, काफ़ी समय से काउंसिल कर रहा था, काउंसलिंग कॉशन, चेतावनी, फॉर ईयर्स, सालों से। तो ये आपके दोनों एंड से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। हाउएवर इट्स मस्कुलर अप्रोच इन pushing for 7 amendments straight away and leaking them to the Indian press has diluted the goodwill. अब यहाँ पे has, अब देखिए उल्टा चलते हैं। to preposition, for preposition, in preposition। अब देखिए यहाँ पे अप्रोच हैज डाइल्यूटेड गुडविल। ये जो अप्रोच है किसमें? इन पुशिंग फॉर 7 अमेंडमेंट स्ट्रेट अवे एंड लीकिंग देम, एंड साथ में ही उनको देखिए, ये जो है ना आपका पुशिंग और लीकिंग दोनों ही इनके ऑब्जेक्ट है। अप्रोच इन पुशिंग एंड लीकिंग दोनों, तो एंड से जो है वो बेसिकली दो जेरेंट जुड़े हुए हैं, और पुशिंग फॉर व्हाट? 7 अमेंडमेंट स्ट्रेट अवे, ये इससे जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनके लिए एक अलग से क्लास लूँगा मैं, नाउन और प्रोनाउन पढ़ा के एक अलग से क्लास लूँगा। फिर एक बार फिर से नाउन प्रोनाउन देखें। आपको चूँकि एसओ के स्टूडेंट हैं आप, काफ़ी सालों से अंग्रेज़ी आपसे दूर रही है, तो आपको मल्टीपल अप्रोचेज लेनी पड़ेंगी। ये शुरू में आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन ये वीडियो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नाउन प्रोनाउन दोनों टॉपिक पढ़ के उसके बाद इस एक्सरसाइज को एक बार पुनः करें। अगला है द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम सच इंटरवेंशंस फॉर इंडियन पॉलिसी स्फेयर इज श्योरली, इज क्या है आपका? वर्ब है। हाउ डीपली ग्राउंडेड दे आर इन डेटा, आर हमारा दूसरी वर्ब है। तो इनको जब आप देखते हैं दोनों को, तो देखते हैं यहाँ पे वो रिवर्स चलते हैं, वहां से फॉर प्रीपोजिशन है आपका, फॉर आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है। फॉर का ऑब्जेक्ट जो है कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम, इंटरवेंशंस, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट इंटरवेंशन है, तो यहाँ पे क्या है? लेसन हमारा सब्जेक्ट है, पहला नाउन यही है हमारे पास। द लेसन इज श्योरली हाउ डीपली ग्राउंडेड दे आर, अब चूंकि दे तो इसके दे आर इन डेटा, तो दे ही इसका सब्जेक्ट है, ये ज़्यादा दूर नहीं रखा हुआ। अगला है आपका द किलिंग ऑफ अ पुअर इनोसेंट मुस्लिम मैन बाय सम हिंदूज फॉर एलिजिडली ईटिंग बीफ हैज once again shown, has है, once again show how bad idea chase out good ones, तो chase out good ones दूसरी वर्ब है। तो यहाँ पे how आपका कनेक्टिव है, तो how के बाद एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस हम रिवर्स चलते हैं, by, of, इसके आगे का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रीपोजिशनल फ्रेज में आया हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? द किलिंग। द वे टू गेट आउट ऑफ दिस रिजीम ऑफ रोलिंग क्राइसिस आज ही टर्म्ड इट, अब देखिए ये बीच में एक स्टेटमेंट घुसा दिया इसने, टर्म्ड, तो टर्म का तो एज ही टर्म्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। वुड लाई, तो यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव के बाद, तो एज आ गया, तो इसके बाद का तो पार्ट ही नहीं है, इससे रिवर्स चलते हैं, एक कनेक्टिव ये है
ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है। तो द वे वुड लाई इन कॉन्सर्टेड ग्लोबल एक्शन, तो यहाँ पे कॉन्सर्टेड एक्शन की बात हो रही है, तो द वे हमारा सब्जेक्ट है, द वे वुड लाई, तो यहाँ पे वे हमारा सब्जेक्ट है वुड का। तो देखिए कई बार क्या होगा, कई बार क्या, ज़्यादातर जो सेंटेंसेज आपके आएंगे एसओ के एग्ज़ाम में, उनमें क्या होगा बेसिकली, या बैंक पीओ के एग्ज़ाम में जो भी आप देते हैं एग्ज़ाम, चूँकि सिमिलर टाइप के एग्ज़ाम है, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसके बीच में काफ़ी वर्ड्स बीच में फंसे हुए होते हैं, रखे हुए होते हैं। नोबडी ऑन आइदर साइड ऑफ द डिबेट डिसएग्रीज दैट, डिसएग्रीज, फिर एक दैट कंजंक्शन आ गया, वहाँ से दूसरा स्टेटमेंट, जुडिशरी शुड, तो शुड आया है, तो शुड का तो सब्जेक्ट जुडिशरी है, बी इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे डिसएग्रीज, तो डिसएग्रीज से रिवर्स चलते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, तो ऑन साइड आइदर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ पे आया पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में, आइदर और नाइदर नोर तो आपके लिए तो कंजंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे आइदर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। आइदर साइड ऑफ द डिबेट, तो डिबेट जो ऑफ का ऑब्जेक्ट कौन है, डिबेट। अब नोबडी डिसएग्रीज, चूंकि नोबडी एक वचन है तो ऐसे ही एस लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डिसएग्रीज दैट, तो इस तरीके से आपका नोबडी डिसएग्रीज है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। अगला, द मेन थ्रस्ट ऑफ दिस ड्राफ्ट पॉलिसी इज बैकवर्ड, तो इज हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, दिस ड्राफ्ट पॉलिसी, ऑफ थ्रस्ट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एडजेक्टिव हैं पॉलिसी के लिए, नाउन के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और यहाँ पे एक साथ दो एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। मेन थ्रस्ट, थ्रस्ट जो है वो पुश है, इज बैकवर्ड, तो यहाँ पे थ्रस्ट हमारा क्या है, नाउन है जो कि सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट है ये किससे लिंक है, इज से, और मेन क्या है, इसके लिए एडजेक्टिव। तो जब भी कोई नाउन आएगी, तो जब भी कोई नाउन आएगी अकेली भी हो सकती है, नाउन से पहले अकेली नाउन हो तो हो सकता है उससे पहले कुछ एएनडी लगा हो, आर्टिकल प्लस नाउन भी हो सकता है, या अगर मैं कहूँ आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, या आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है। नाउन के साथ हमेशा ये संभावना बनी ही रहेंगी, हो सकता है अकेला नाउन हो सकता है आर्टिकल प्लस नाउन हो सकता है एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव नाउन हो, जैसे यहाँ पर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन स्ट्रक्चर का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और वर्ब को मैच करना है कंटिन्यूअसली, दिस इज़ योर जॉब। ये जो एक्सरसाइज है और आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सीधे एग्जाम में आते हैं। हाउएवर, अब चूंकि आपने तो बिगिनिंग की है तो आपको इसमें डेफिनेटली दिक्कत आएगी, लेकिन 2 चैप्टर जब पूरे हो जाए, नाउन और प्रोनाउन, इस एक्सरसाइज पे लौटना, इस कॉन्सेप्ट पे वापस लौटना और इस पूरी एक्सरसाइज को एक बार पुनः देखना, आप फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आपको एक ही चीज़ को 2 या 3 बार जब आप पढ़ेंगे तब आपके पकड़ में आएगी। इंग्लिश के और आपके बीच में और आपके एसओ के बीच में जो गैप है उसको मर्ज करने के लिए हमें थोड़ा सा 2 कदम और चलना पड़ेगा, 2 ही कदम, ज़्यादा नहीं, उससे हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। मे गॉड